नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी के एक महत्वपूर्ण अध्याय अधिगम अक्षमताओं के बारे में, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटीज भी कहा जाता है। दोस्तों, पेडागोजी की अब तक हमने जितनी भी वीडियो देखी हैं, हमने देखा है कि उनमें मानवतावादी दृष्टिकोण और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि हमें एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में बच्चों को कक्षा की परिचर्चा में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के जिन सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया है अब तक, उसमें हमने देखा है कि बच्चे स्कूल में आने से पहले ही विभिन्न प्रकार से अनेक तरह से ज्ञान का निर्माण कर चुके होते हैं। इसीलिए एक मानवतावादी बाल केंद्रित शिक्षा में यह आवश्यक है कि उनके अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, कई बार विद्यार्थी चाहकर भी अध्ययन नहीं कर पाते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो असफल रहते हैं और शिक्षक आमतौर पर बच्चों की कोशिश को नकार देते हैं, कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही अक्षमताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें विद्यार्थी चाहकर भी अध्ययन नहीं कर पाता है, और एक शिक्षक के रूप में हम कैसे उन अक्षमताओं को पहचान सकते हैं, क्या अपनी तरह से इसमें योगदान दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप इस वीडियो की विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में जान सकें। दोस्तों, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज के क्रम में जो पहला बिंदु है वह डिसलेक्सिया है। दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है। दोस्तों, डिसलेक्सिया से संबंधित जो मुख्य लक्षण है वे यह है कि बच्चा एक जैसे वर्णों को पहचानने में मुश्किल का सामना करता है। पी और क्यू, बी और डी जैसे अल्फाबेट्स को वो आपस में मिला देता है। इसके अलावा शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इन बच्चों का आईक्यू बिल्कुल ठीक होता है, सामान्य होता है 70 से लेकर 90 के बीच में, परंतु पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। और जब उन्हें मौखिक रूप से समझाया जाता है तो वो आसानी से समझ भी जाते हैं, परंतु जब पढ़ने की बात आती है तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर डिसलेक्सिया से संबंधित बच्चों की नोटबुक को चेक किया जाए तो अक्सर उनकी स्पेलिंग, एक ही शब्द की स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। एक शब्द को अगर वो बार बार लिखें तो एक ही शब्द की वो स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ अब्दुल लिखा हुआ है, अब्दुल में उसने पहले ABBUL, क्योंकि वो बी और डी को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि बी किस प्रकार है और डी किस प्रकार है, इसको अलग अलग तरीके से वह लिखता है। एक ही शब्द अब्दुल की स्पेलिंग वो अलग अलग तरीके से लिख सकता है, जैसा कि हम सामने उदाहरण में देख सकते हैं। इसके अलावा जब एप्पल लिखने की बात आती है तो वो एप्पल को भी अलग तरीके से लिखता है। इसके अलावा दोस्तों, रविंद्रनाथ जैसे बड़े शब्दों को बच्चा बड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ता है। रविंदर, इस तरीके से उसके पढ़ने की गति होती है और इस वजह से उसके जो पाठन क्षमता है वो बहुत कमजोर होती है। दोस्तों, डिसलेक्सिया वैसे पढ़ने से संबंधित रोग है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसका लिखने, बोलने या सुनने से कोई संबंध नहीं है। अगर आप देखें तो किसी भी भाषा के अध्ययन में हम 4 कौशलों का निर्माण करते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। और किसी भी भाषा को सीखने के संबंध में ये चारों तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं। यह बात अलग है कि जब हम पढ़ना सीखते हैं तो पढ़ने का कौशल ज़्यादा तेज हो जाता है, लिखना सीखते हैं तो लिखने की सक्रियता होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी के तीनों जो कौशल हैं वो बंद हो जाते हैं। चारों के चारों कौशल एक साथ सक्रिय रहते हैं, परंतु जिस कौशल को हम विशेष ध्यान देते हैं उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित रोग है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसका लिखने, बोलने और सुनने से कोई संबंध नहीं है। ये तीनों तत्व भी पढ़ने के साथ साथ सक्रिय है, परंतु डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है। इसीलिए डिसलेक्सिया रोग से संबंधित बच्चे की नोटबुक को देखें तो हम देखते हैं कि उसके पाठन का दोष उसके लेखन को भी प्रभावित करता है।
दोस्तों, फिल्म तारे ज़मीन का ईशान अवस्थी आपको याद होगा। वो छोटा सा बच्चा जो पढ़ने लिखने से भागता था और आमिर खान ने जब उसकी नोटबुक को चेक किया तब उसने पाया कि ये बच्चा दरअसल डिसलेक्सिया नाम के एक रोग से ग्रसित है। ये दोस्तों सामान्य अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी है और एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि वह बच्चों के इस परेशानी को समझे। अगर कोई बच्चा उसके सामने आता है इस परेशानी से ग्रस्त, तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक बार में यह कह देना कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, यह गलत है। क्योंकि अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं और समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सभी बच्चे सामान्य रूप से सीखने वाले नहीं हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें शैक्षिक अक्षमताएं या लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी ही। और दोस्तों, यह जो डिसलेक्सिया है यह एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यह पहचान लेते हैं कि बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है, तो हम मनोचिकित्सकों की मदद से, साइकाइट्रिस्ट की मदद से इस अक्षमता को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पहचानना अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक बार यदि इसकी पहचान कर ली जाए तो हम आसानी से मनोचिकित्सकों की मदद से इसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिसलेक्सिया, जो मुख्य रूप से पाठन से संबंधित है। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी अक्षमता है वो है डिस्ग्राफिया। दोस्तों, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लेखन से संबंधित है। ये लिखने संबंधी दोष है। जो बच्चे इस डिस्ग्राफिया से प्रभावित होते हैं या पीड़ित होते हैं, उनका जो मुख्य परेशानी होती है वो लिखने की होती है। वो लिखने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं लिखने से दूर भागते हैं। इसके अलावा एक जैसे वर्णों को पहचानने में भी उनको दिक्कत होती है। जैसे बी हुआ और डी हुआ, क्यू हुआ और पी हुआ, इन एक जैसे वर्णों को पहचानने में उनको दिक्कत होती है और अक्सर वो आपस में लिखते समय एक ही शब्द को अलग अलग स्पेलिंग्स का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन बच्चों का आईक्यू लेवल ठीक होता है और इनको समझाया जाए तो ये आसानी से बात को कैच भी कर लेते हैं, परंतु क्योंकि लेखन में इनकी अक्षमता होती है इसीलिए धीरे धीरे वो लिखना कम कर देते हैं और एक बिंदु के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो लिखना पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं। दोस्तों, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों लगभग एक जैसे हैं, परंतु डिस्ग्राफिया जो है वो मुख्य रूप से लेखन से संबंधित है, जबकि डिसलेक्सिया पाठन से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। दोस्तों, यदि उदाहरण के रूप में देखें तो एक उदाहरण यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। आई सॉ ए रेड एप्पल, एप्पल वॉज रेड एंड स्वीट। इसमें जो पहली लाइन है आई सॉ ए रियल एप्पल, इसमें सारी स्पेलिंग्स ठीक है, जबकि जब यही शब्द दोबारा रिपीट होते हैं, एप्पल जो फुल स्टॉप के बाद है उसमें बच्चे ने स्पेलिंग गड़बड़ा दी है। वो पी को लेकर कंफ्यूज हो गया है और एल को भी उसने अलग तरीके से बनाया है, एस को भी उसने अलग बना दिया है और रेड में आर को और ए को भी उसने उल्टा बना दिया है। इस तरीके की गलतियों को, लेखन अक्षमताओं को, स्पेलिंग्स की अलग अलग बनावट को हम जब डिस्ग्राफिया रोग से संबंधित बच्चे की कॉपी को चेक करते हैं, नोटबुक को चेक करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है, राम घर जा रहा था पर घर नहीं जा पाया। इसमें जो घर है उसने आगे घर को घर लिख दिया, पर को उसने उल्टी तरीके से लिखा है। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि जो बच्चे डिस्ग्राफिया रोग से पीड़ित होते हैं, दरअसल उनकी लेखन क्षमता प्रभावित होती है और एक जैसे शब्दों को वो जितनी बार लिखते हैं उतनी ही बार अलग अलग स्पेलिंग्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, डिस्ग्राफिया के बारे में भी जानना यह महत्वपूर्ण है कि यह एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, अर्थात यह क्योरेबल है, इसको दूर किया जा सकता है अगर हम यह पहचान लें कि बच्चा डिस्ग्राफिया रोग से ग्रसित है और इसके लिए हम किसी मनोचिकित्सक की या साइकाइट्रिस्ट की मदद लें तो आसानी से इस रोग को काबू में लिया जा सकता है। दोस्तों, इस दिशा में अगली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसकैलकुलिया। दोस्तों, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, अर्थात यह एक ऐसी अक्षमता है जो मुख्य रूप से हिसाब लगाने से, गणना करने से संबंधित है, अर्थात यह मुख्य रूप से गणित की बीमारी है। जो बच्चे डिसकैलकुलिया जैसी अवरोधन से पीड़ित होते हैं, अक्सर वो आसानी से हिसाब नहीं लगा पाते हैं।
जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, इस तरीके के अवधारणाओं को समझने में उनको दिक्कत होती है और वो आसानी से चिन्हों का भी पता नहीं लगा पाते हैं साइंस का कि इस सवाल के माध्यम से क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, क्योंकि गणित अपने आप में एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल सवाल किए जाते हैं, परंतु यह भाषा से संबंधित है, क्योंकि पढ़ने के लिए, शब्दों को पहचानने के लिए, उसके अर्थ को पहचानने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए इससे बच्चे का पढ़ना और लिखना भी प्रभावित होता है। तो डिसकैलकुलिया एक ऐसी अक्षमता है जो बच्चे के हिसाब लगाने, गणना करने संबंधी गुण को प्रभावित करती है। यदि दोस्तों उदाहरण के रूप में देखें तो जो डिसकैलकुलिया रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं, वो उनको सामने जब इस तरीके के उदाहरण आते हैं तो इसको लेकर वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है कि राम पूर्वी दिशा में 5 किलोमीटर जाता है और दाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। ये दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, 5 किलोमीटर जैसी अवधारणाओं को बच्चा समझ ही नहीं पाता है, इसीलिए वो पढ़ने से भागने लगता है। खास तौर से हिसाब लगाने संबंधित जो गणना है उनसे वह बचने लगता है। इसके अलावा शाम में 50 लीटर पानी में से 19 लीटर पानी निकालकर 8 लीटर दूध मिला दिया और फिर उसने मिश्रण को 20 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा। इस तरीके का जो जोड़ना और घटाना है, इस तरीके की गणनाओं को करना भी बच्चा मुश्किल का सामना करता है इस तरह की गणनाओं को करने के संबंध में। तो दोस्तों, डिसकैलकुलिया एक ऐसा मनोविकार है जिसके अंतर्गत बच्चा हिसाब लगाने संबंधी रुचियों से भागने लगता है और उसके मस्तिष्क का यह पार्ट प्रभावित होने लगता है। हालांकि यह मुख्य रूप से गणित से संबंधित न्यूमेरिकल अवधारणाओं से संबंधित है, परंतु धीरे धीरे इससे उसके पढ़ने और लिखने की जो योग्यता है वो भी प्रभावित होती है। दोस्तों, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया की तरह यह डिसकैलकुलिया भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। अर्थात यह है कि यदि हम इसको पहचान लेते हैं तो मनोचिकित्सकों के सहयोग से इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये प्रारंभिक तीनों ही विकार डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं, जिनको हम मनोचिकित्सकों की, साइकाइट्रिस्ट की मदद से दूर कर सकते हैं। लेकिन एक अभिभावक के रूप में और साथ ही एक टीचर के रूप में सबसे पहले हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा नहीं है कि वह स्वयं इन बातों को नहीं जानना चाह रहा है, बल्कि उसकी अक्षमताएं उसको सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। हमें आसानी से यह नहीं कह देना चाहिए एक अभिभावक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में कि तुमसे नहीं होगा, बल्कि यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी बच्चा क्यों भाग रहा है। और एक बार यदि हम इसको पहचान लें तो हम आसानी से साइकाइट्रिस्ट की मदद से इन विकारों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो डिसेबिलिटी है उसे अफेजिया कहा जाता है। अफेजिया को हिंदी में भाषाघात कहा जाता है। इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनकी संप्रेषण क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। अर्थात यह रोग मुख्य रूप से संप्रेषण क्षमता से संबंधित है और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। आमतौर पर ये जो बीमारी है यह जन्मजात होती है, अर्थात कोई व्यक्ति बचपन से ही ऐसा होता है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसीलिए मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से, मानवतावाद के दृष्टिकोण से दोस्तों, हमें ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, व्यवहार अपनाना चाहिए। अफेजिया रोग से ग्रसित लोगों से, बच्चों से जब कभी कुछ पूछा जाता है, बोला जाता है, तो वो कुछ नहीं बोलते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, एक जगह टकटकी लगाए देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, बल्कि जिस बीमारी से वो ग्रसित हैं उसके कारण उनको खुद इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएं। उसके बाद दोस्तों, अगला जो विकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसे एलेक्सिया कहा जाता है। यह एलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है। एलेक्सिया रोग से ग्रसित लोग हैं, अक्सर उनकी लर्निंग, पढ़ने की क्षमता प्रभावित होती है और वो पढ़ नहीं पाते हैं या धीरे धीरे पढ़ पाते हैं, शब्दों को बीच बहुत गैप दे देकर पढ़ते हैं। यह डिसलेक्सिया की तरह नहीं है दोस्तों। डिसलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है और ये एलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है, परंतु एलेक्सिया रोग की खासियत यह है कि यह
तब होता है जब व्यक्ति के दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर हमारे दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए एक्सीडेंट या किसी दूसरी वजह से, तो उसके कारण व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता में जो विकार आ जाता है उसे एलेक्सिया कहा जाता है। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया के बीच यह खास परिवर्तन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसको हम मनोचिकित्सक की सहायता से दूर कर सकते हैं, परंतु एलेक्सिया हमारे दिमाग की क्षति होने के कारण होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको कोई मिल गया फिल्म का ऋतिक रोशन याद होगा, रोहित मेहरा। अपने जन्म से पहले उसकी माँ का जो एक्सीडेंट होता है जिसमें वो अपने पेट के बल गिर जाती है, उसके कारण उसके दिमाग पर क्षति होती है और इसकी वजह से जो उसका दिमाग होता है वो बच्चों जैसा हो जाता है, वह उसमें पढ़ने की अक्षमता आ जाती है। इसी चीज को दोस्तों एलेक्सिया कहा जाता है। तो एलेक्सिया के अंतर्गत हमारे दिमाग पर क्षति पहुंचने के कारण, चोट पहुंचने के कारण हमारी पढ़ने की जो स्किल होती है वो प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, अगली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका नाम है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया और डिप्रेशन दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन दोनों के स्तर में फर्क है। जब कभी हम डिप्रेशन में आते हैं तो एक तरह से ही हम बड़े परेशान से हो जाते हैं, जबकि डिस्थीमिया डिप्रेशन की एक अधिक लंबी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ती है। इसमें तीव्रता कम होती है और बहुत मुश्किल से यह बीमारी पकड़ में आ पाती है। डिस्थीमिया रोग की पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, काम में उसका मन नहीं लगता और काम से उसको खुशी नहीं मिलती, किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता है, किसी नई चीज को पाने की व्यक्ति में कोई इच्छा भी नहीं होती है। जो लोग डिस्थीमिया रोग से ग्रसित होते हैं उनकी जिंदगी बस चल रही है, कुछ नया करने की उनकी चाहत नहीं होती, कुछ नया पाने की भी उनकी चाहत नहीं होती। अक्सर ये होता है कि परिवार वालों को भी व्यक्ति के इस रोग के बारे में पता नहीं होता है। जब कभी हम परिवार के लोगों से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों रहते हैं, तो अक्सर परिवार के लोगों का जवाब ये होता है कि इसका नेचर ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, दरअसल यह एक परेशानी वाली अवस्था है। ऐसे लोगों को जब समझाया जाता है कि आप डिस्थीमिया रोग से ग्रसित हैं और आपको इलाज की जरूरत है, तो ये लोग मान भी जाते हैं। यह एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसको मनोचिकित्सकों के सहयोग से दवाइयों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसीलिए जब इन लोगों को इलाज के लिए बोला जाता है, सेशंस के लिए बोला जाता है साइकाइट्रिस्ट के, तो आसानी से ये लोग मान जाते हैं, मना नहीं करते हैं। लेकिन ये तनाव की एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में व्यक्ति को स्वयं नहीं पता होता है, लेकिन अगर हम इनको पहचान ले तो इनका जो निराकरण है वो संभव है। इसीलिए हमें ऐसे एक शिक्षक के रूप में और अभिभावक के रूप में भी उन बच्चों का ध्यान रखना है जो अनजाने में इस रोग से ग्रसित हैं और खुद उनको भी नहीं पता है। दोस्तों, जो अगली लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका नाम है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक ऐसा रोग होता है जिसके अंतर्गत बच्चे के दिमाग और उसके शारीरिक अंगों के बीच संतुलन नहीं बन पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। बच्चा कुछ करना चाहता है पर दिमाग उसका कुछ बोलता है करने के लिए, परंतु शरीर के जो अंग है वो उसका साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसमें शरीर के अंगों पर, शरीर की इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए इस रोग को सेंसरी डिसइंटीग्रेशन रोग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम एक बच्चे को देखते हैं जो छोटा सा बच्चा है और बॉल फेंकने की कोशिश करता है। वो फेंकना तो चाहता है कहीं बॉल, लेकिन फिर उसके हाथ से कहीं और फेंक जाती है बॉल। अक्सर हम लोग ऐसे बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं और उसको बताते हैं कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फेंकनी है। दरअसल ऐसे बच्चों को खुद, ऐसे बच्चों के प्रति अभिभावक और शिक्षकों को खुद ये नहीं पता होता है कि बच्चा किसी रोग से ग्रसित है। और एक बार यदि हम इस रोग को पहचान लें तो ऐसे लोगों को, बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यह दरअसल एक सेंसरी इम्बैलेंस रोग को प्रदर्शित करता है। तो शरीर के अंगों और दिमाग के बीच असंतुलन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में जो अगला डिसएबिलिटी है वह है डिसमॉर्फिया की। डिसमॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसके अंतर्गत बच्चा या व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि बच्चों में हो, बड़ों में भी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, डिफ्यूजन में रहता है। अक्सर वो मानता है कि उसके शरीर के अंग छोटे हैं, हाथ छोटे हैं या पैर छोटे हैं, और अक्सर वह दूसरों के साथ अपनी तुलना करता है।
इस तुलना में वो अपने आप को हमेशा नेगेटिव पाता है, यानी कि वह जैसा है उसको हमेशा अपने आप को नेगेटिव रूप में प्रस्तुत करता है या पाता है। इसीलिए उसके सीखने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मानिए कि एक बच्चा परीक्षा में बैठा है और उसको परीक्षा लिखनी है, परंतु वह परीक्षा न लिखकर इस बात पर जोर दे रहा है कि दूसरा लड़का मुझसे अच्छा क्यों दिखता है, उसकी लंबाई कितनी अच्छी है, उसका रंग कितना अच्छा है, जबकि वो अपने आप को नेगेटिव फील करता है। इसी वजह से वो परीक्षा के ऊपर ध्यान न देकर अपने शारीरिक अक्षमताओं के ऊपर ध्यान देता है, जबकि इसकी उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। एक भ्रम की स्थिति है जो उसने अनायास ही पाल रखा है। ऐसे मनोविकार को डिसमॉर्फिया कहा जाता है। अगर हम यह माने कि ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो यह भी दोस्तों गलत ना होगा, क्योंकि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही वो दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने आप को हमेशा पीछे पाते हैं। दोस्तों, इसी दिशा में जो अगला लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका नाम है ADHD, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में इसको अति चंचलता कहा जाता है और लड़कियों की अपेक्षा ये लड़कों में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक। लेकिन सिर्फ बच्चों में ही नहीं पाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बड़ों में भी यह रोग पाया जाता है, वयस्कों में, और यहाँ तक कि जो अधेड़ उम्र के लोग हो जाते हैं, जिनको हम मिडिल एज ईयर के लोग कहते हैं, उनमें भी यह रोग पाया जा सकता है। इस रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं खासतौर से, वो कभी भी टिककर एक जगह ज्यादा देर तक टिककर एक ही काम नहीं कर सकते हैं। अपना होमवर्क करने की दिशा में वो कुछ ही देर में अपने काम से उठ जाते हैं। यदि टीवी उनको दिया जाए तो टीवी का रिमोट वो बार बार पलटते रहते हैं। इसके अलावा अगर उनको किताब पढ़ने के लिए दी जाए तो वो थोड़ी थोड़ी देर में किताबों के पेजों को पलटते रहते हैं। इसके अलावा उनमें बोलने की बहुत ज़्यादा सक्रियता होती है। बिना सवाल को सुने ही वो जवाब देना शुरू कर देते हैं, उसी समय जवाब देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ना तो टिककर बैठ पाते हैं और ना ही कभी किसी काम को निरंतरता से कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चों को हम देखें तो हम पाते हैं कि दूसरों से बात भी बहुत करते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि यार ये तो बड़ा एनर्जेटिक लड़का है, लेकिन दरअसल वो एनर्जी नहीं, सुपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत बच्चे का शरीर एक ही काम को करने में अक्षम होता है। दोस्तों, यदि हम किसी ऐसे बच्चे को पहचानते हैं, न केवल एक अभिभावक के रूप में बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी, तो जरूरी है कि इस संबंध में हम मनोचिकित्सकों की, साइकाइट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि यह जो रोग है यह क्यूरेबल है। हम इस साइकाइट्रिस्ट की मदद से इसको काबू में रख सकते हैं। और मुख्य रूप से यह जो रोग है लड़कों में पाया जाता है। लड़कों में यह रोग लड़कियों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पाया जाता है और इसकी जो मुख्य स्थिति है, स्टेज है, वो 4 से लेकर 7 वर्ष की स्थिति है। अक्सर हम लड़कियों के बारे में यह मानते हैं कि यार लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, लड़कियों को कैसे भी माहौल में रख दिया जाए वो पढ़ सकती हैं और टॉप करना तो लड़कियों का ही काम है अपनी पढ़ाई में। वो दरअसल यह ADHD की वजह से है। लड़कों में ADHD अधिक होता है, 3 गुना अधिक होता है, जबकि लड़कियों के बारे में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस हाइपर एक्टिविटी की वजह से लड़के टिककर नहीं बैठ पाते हैं और इससे उनकी पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली, पढ़ाई प्रभावित होती है। क्योंकि जब किसी भी काम को व्यक्ति निरंतर नहीं कर पाएगा, टिककर नहीं कर पाएगा, लगातार अपने ओपिनियन और कार्यों को बदलता रहेगा, तो पढ़ाई की प्रक्रिया को वो कैसे संचालित कर सकेगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों, ये था लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसके अंतर्गत हमने उन डिसेबिलिटीज के बारे में अध्ययन किया जिनका सामना अक्सर एक कक्षा के विद्यार्थी या स्कूल के विद्यार्थी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।